हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर टेक्नोलॉजीज। तो मेरा नाम है शिवम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है या फिर बैकएंड डेवलपर कैसे बनते हैं हम लोग, ठीक ना। आपने बहुत बार सुना होगा जब भी डेवलपमेंट के लिए आना चाहे होंगे, या फिर जब भी आपने कभी कोर्स चूज किया होगा बीटेक सीएससी, या फिर कभी भी डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके पास दो तीन ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। तो इन्हीं में से आज हम बात करने वाले हैं कि बैकएंड डेवलपर होता क्या है और हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं बैकएंड डेवलपर के लिए। और ये भी जानना है कि हम बैकएंड डेवलपर को क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है 2024 में, अगर आपको अच्छा बैकएंड डेवलपर बनना है। चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बैकएंड डेवलपर को जानने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बना रखा है, मैं आपको पीपीटी को सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको इस पीपीटी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक ना। चलिए चेक करते हैं सबसे पहले कि बैकएंड डेवलपमेंट आखिर होता क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए या किस लिए हमें करना चाहिए, ठीक। तो बैकएंड डेवलपमेंट का मतलब हुआ जैसे कि आप जब भी एप्लीकेशन जब भी आप यूज करते हो, मान लो कोई ऐप हो या कोई वेबसाइट हो, तो जो फ्रंट एंड जो इंटरफेस जो देखते हो वो होती है फ्रंट एंड पार्ट। जो उसके पीछे जो लॉजिक होती है जो आप लोग नहीं देख पाते, जैसे जैसे मान लो हमने कोई टिकट बुक किया या फिर कोई पेमेंट किया, वो कैसे पेमेंट आपको डायरेक्ट होती है, फिर कैसे रिफ्लेक्ट होती है, आपको एसएमएस आती है, उन सब सारी चीजों जो वर्किंग होती है ना उसे कहते हैं बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक। तो बैकएंड डेवलपमेंट एक तरह से आप कैसे रेफर कर सकते हैं कि सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए होती है जो कम्युनिकेट करती है बिटवीन डेटाबेस एंड द ब्राउजर, ठीक। जो भी आपका ब्राउजर तो जो रिक्वेस्ट चाहिए, जो आपने रिक्वेस्ट किया, मान लो मुझे किसी प्लेस का विजिट करना है या किसी चीज़ को मुझे चेक करना है कि वहाँ क्या मेनू आइटम की कॉस्ट है, तो मैं जब भी ब्राउजर पर जाऊँगा कोई भी वेबसाइट में विजिट करूँगा, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के ऊपर। सर्वर फिर वहाँ से अपना डेटाबेस को जो भी डेटा फेच करता है वहाँ से फिर आपको एक रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक। ये मेनली एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है बैकएंड डेवलपमेंट, या फिर जो भी आपको ब्राउजर है जो भी ऐप है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। आप एज ए यूजर जो आप एज ए क्लाइंट हो, ठीक। और जो सर्वर है वो एज अ सर्वर है जो आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक। आप जब भी ब्राउजर मतलब जो भी आप यूज करोगे या ब्राउजर जो भी आप परफॉर्म करोगे किसी वेबसाइट के ऊपर, एक तरह से आप हमेशा एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर के ऊपर, ठीक ना। तो चलिए सर आ जाते क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले होता है हमारा सर्वर, यहाँ पे जो हैंडल करता है आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। दूसरा होता है डेटाबेस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में और। तो बैकएंड डेवलपमेंट जो है कैसे वर्क करता है, मैं आपको वही बता रहा था अभी कि जैसे हम कोई भी इंटरफेस होता है या फिर कोई भी ऐप या ब्राउजर यूज करते हो, तो हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर। फिर सर्वर उसको हैंडल करता है जो भी आपको रिक्वेस्ट जो आपने कर रखा है, फिर उसके हिसाब से वो डेटाबेस के अंदर जाता है। फिर वो आपसे अपने जो भी आपने रिक्वेस्ट कर रखा है उसको फाइंड आउट करता है, फिर उसको बाद एज अ रिस्पॉन्स आपको सेंड आउट करता है। यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है कि क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट वाया फ्रंट एंड। जो भी आप जो देखते हो जो इंटरफेस हमने देखा ब्राउजर के ऊपर या किसी ऐप को खोला, वो एज अ फ्रंट एंड काम करता है, एक यूआई इंटरफेस होता है। हम लोग फ्रंट एंड के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे आगे नए वीडियो में, इसमें हम बताऊंगा मैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है क्या, कैसे आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो और क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो अभी हम इस पे वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारा होता है कि सर्वर जो कैसे रिसीव करता है, वो मैंने सर्वर ब्रिक रखा है, आप उसको दोबारा अच्छे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो पीपीटी के लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड भी करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक। मेरे सब वही सब चीज़ें मैं बताई हुई है कि कैसे कोई बैकएंड डेवलपर कैसे रिक्वेस्ट होता है सर्वर के ऊपर, कैसे रिस्पॉन्स होती है, वैसे पीजी के बारे में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं इसके हम क्यों इंपॉर्टेंट है ये बैकएंड डेवलपमेंट, क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं। आपने जब भी देखा होगा जो भी अपने वेबसाइट यूज किया हो या फिर जो भी अपने ऐप यूज किया, तो वहाँ पे आपको हमेशा लॉग इन साइन अप पेज का ये सब आती है। ये मेरे लिए ये बताता है कि आप अगर ऑथेंटिकेशन मतलब जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। मान लो कोई भी किसी का पर्सनल डेटा कोई दूसरा बंदा जो है एक्सेस कर ले या नहीं, इसीलिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज करते हैं लोग मेनली इसको ज़्यादातर। वैलिडेशन सारे जितने भी हमारे एप्लीकेशन मेन लॉजिक्स होते हैं ना, सारे बैकएंड डेवलपमेंट के ही आते हैं, जो कोर फंक्शनैलिटीज है, ठीक। जैसे सिक्योरिटी एनहांसिंग के लिए भी होते हैं बहुत सी, जितने भी बैकएंड के लिए सब चीज़ बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, ठीक। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमें क्यों पढ़ना चाहिए बैकएंड डेवलपमेंट अभी इस टाइम पे, इस ईयर में 2024 में, क्योंकि इसकी अभी बैकएंड डेवलपमेंट बहुत हाई डिमांड पे भी चल रही है, ठीक। इसमें बहुत सारे आपके जॉब्स हैं, सैलरी भी इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर आप अच्छे बैकएंड डेवलपर बन जाते हो या फिर आपको अच्छे नॉलेज बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो आपको एक अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल सकती है या फिर आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, ठीक ना। तो इसका जो मेन फाउंडेशन होता है वो आपको फ्रंट एंड पे आना चाहिए। अगर आपको फुल स्टैक बनना हो, मतलब फुल स्टैक डेवलपर का बनना हो, तो आपको बैक एंड प्लस फ्रंट एंड आना चाहिए, आप तब आप फुल स्टैक बन सकते हो, ठीक। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो मेनली आपको अगर की टेक्नोलॉजी आपको जैसे जानना हो कि बैक डेवलपमेंट बनने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे पढ़नी चाहिए, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशंस कर रखा है। यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनके फ्रेमवर्क है, ठीक। तो आप इनमें से कोई भी एक एक उठा के अपना पढ़ सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे, जो जिसपे आप कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। तो मेनली देखो सबसे ज़्यादा जो अभी मार्केट में यूज होती है वो जावा के ऊपर होती है, जावा स्प्रिंग बूट के ऊपर होती है, ठीक।
उसके बाद आती है .NET ESP .NET की हो गई, PHP हो गई, आपके पास हो गई पाइथन हो गई, फिर आपके पास आ जाते हैं Node.js भी हो जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद फिर हम डेटाबेस में आ जाते हैं। डेटाबेस में दो तरह से होते हैं, मतलब नो एसक्यूएल होती है, एक एसक्यूएल होती है। तो अब जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, उसके हिसाब से आप टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो, और आपको उस पर अच्छा खासा टाइम देके टाइम स्पेंड करके उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसमें बैकएंड डेवलपमेंट और क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो हमने बात कर लिया फ्रेमवर्क की क्या होती है, उसमें पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं सर्वर मैनेजमेंट की। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो फ्रेमवर्क बता दिया, फिर ये सर्वर मैनेजमेंट की क्या बात आ गई। अगर आप अच्छे बैकएंड डेवलपर बनते हो तो आपको एक क्लाउड के बारे में, मान लो अपने एप्लीकेशन तो बना लिया, पर जब उसको आप होस्ट करोगे फिर वो कहाँ से करोगे, फिर आपको उसके भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर एक बैकएंड डेवलपर होना चाहिए, ताकि आप कैसे हैंडल को रिक्वेस्ट करते हो, कैसे लोड बैलेंसिंग करते हो। अगर मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है, ठीक, उसके ऊपर अगर हैवी रिक्वेस्ट आ गए तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए हम क्लाउड के ऊपर मैनेज करते हैं, सर्वर हमको मैनेज करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने मेंशन कर रखा कुछ कुछ जो कंपनीज हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स उनका, जैसे वेब सर्वर्स के लिए हो गया अपाची हो गई। जब भी आप जावा के ऊपर काम करोगे तो आपको अपाची सर्वर के ऊपर काम करना पड़ेगा, निजिक्स हो गए। फिर क्लाउड सर्विस पे हो गया, जब आपका वेबसाइट होस्ट करना है या लाइव करना है, तो AWS है, एज्योर है, क्लाउड, गूगल क्लाउड है, ठीक। फिर इसके बाद अलग अलग टूल्स है, प्रैक्टिसेस है, जैसे मान के लो कि आपने बना तो लिया अपने एक बार फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, आपने उसको लाइव भी कर दिया। अब अगर कुछ चेंजेस करते हो फिर उस टाइम क्या करना पड़ेगा, दोबारा थोड़ी उसको एप्लीकेशन डिलीट करोगे, फिर वहाँ से नया अपलोड करोगे। फिर वहाँ पे आता है वर्जन कंट्रोल का सिस्टम, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने वेबसाइट लाइव कर रखा है और कोई भी चेंज करोगे तो गिटहब से अगर जो होती है, मैंने गिटहब ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से मेरे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन बना रखा है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो मैंने चेंज किया, आप उसको गिट पुश करोगे तो डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके लाइव सर्वर के ऊपर। आपको वहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं करनी, इसको कहते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट है बैकएंड डेवलपमेंट का, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, अगर CI/CD आपको इम्प्लीमेंट करना है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर को आपको पढ़नी चाहिए, जैसे जेंकिंस हो गया, ट्रेविस CS ऑटोमेटिक टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हो गए। फिर अगर आप मान चलो कि अपना आपका जो एप्लीकेशन आपने रन किया, आपको लोकल से बहुत अच्छे से रन कर रही है, काफ़ी अच्छे से हो रही है, पर कभी कभी क्या होता है कि ब्राउजर साथ कंपैटिबल नहीं हो पाती वो चीज़ें, तो आपको फिर उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको आना चाहिए कंटेनराइजेशन, इसको करें डॉकर। डॉकर की हेल्प से आपको वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डॉकर का यूज आपको आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ याद रहती है ना, तो आप एक अच्छे डेवऑप्स भी बन सकते हो, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ते हैं कि आप अच्छे बैकएंड डेवलपर कैसे बन सकते हो। आप सबसे पहले आपको एक अच्छी DSC की आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए आपको, ठीक, ताकि आप एफिशिएंट कोड लिख पाओ, ताकि कम से कम वो यूज़ करें, CPU टाइम कम से कम टाइम को आपको रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए, ठीक। फिर आपको कुछ HTTP मेथड्स होते हैं, RESTful APIs, आपको पास फंडामेंटल्स पता हो कि गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, पुट मेथड क्या होता है, पैच मेथड क्या होता है, इस के बारे में आपको पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। फिर RESTful API क्या होती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हम बात आता है डेटाबेस मैनेजमेंट का, कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम्स, कितने टेबल, कैसे फॉरन की कौन से विंग इंटरेक्ट करेगा, कैसे लेफ्ट ज्वाइन आउटर ज्वाइन, ये सब सारे वर्क करेंगे, इसके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया जाए डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इस सब की बात आती है, ठीक है। इसके बाद लर्निंग पाथ कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो बेसिस कॉन्सेप्ट होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मान लो आपने जावा स्टार्ट किया, C# स्टार्ट किया, पाइथन स्टार्ट किया, चाहे कोई भी लैंग्वेज, कम से कम उसका बेस कोड कंसेप्ट आपको आना चाहिए, जैसे कि इंट, वेरिएबल, फॉर लूप्स, उसका जो भी और भी टैब्स होते हैं वो सब आना चाहिए आपको, ठीक। फिर उसको आपको पता होना चाहिए कैसे सर्वर्स, डेटाबेस और ये सब वर्क कैसे वर्क करती है। फिर उसको आपको धीरे धीरे आपको कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कोई टू डू लिस्ट ऐप हो गई, या फिर क्रेड ऑपरेशन हो गए, जैसे रिलेटेड कोई API बना लो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, या प्रोडक्ट डिलीट अपडेट क्रिएट का थोड़ा सा API बना लो। फिर उसके बाद आपको अगर अच्छा बनना है ताकि आपको हाईलाइट हो सके, तो आप ओपन कंट्रीब्यूशन करो, गिटहब पे जाओ, दूसरे प्रोजेक्ट्स को उठाओ, वहाँ से कुछ मॉडिफिकेशंस करो, पुल रिक्वेस्ट जनरेट करो, उनमें कुछ मॉडिफाई करो, ये चीज़ें हो गई। फिर जैसे क्या होगा, अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं जो आपको बताऊंगा, वो अगर बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं तो आप जैसे कि आपको जो जब भी अपना कोड लिखे वो हमेशा क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपना कोड किसी और को भी देते हो तो उसको इजीली समझ में आना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको इजीली मॉडिफाई लिखना चाहिए हमें, ठीक। उसके बाद हमें क्या होना चाहिए, कोड ऐसा लिखो जाकर टेस्टिंग के वक्त है जो हमें आराम से टेस्ट पास कर जाए वो, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं फेस करने पड़े, ठीक। हमें बहुत से इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, एंड टू एंड टेस्ट्स भी करते हैं, जैसे फ्रेमवर्क भी है। अगर आपको जैसे मतलब जो भी एप्लीकेशन बना, ठीक, अगर आपने एप्लीकेशन तो बना लिया, कुछ एरर होता है, वो टेस्टिंग करने आनी भी चाहिए,
मैं उसी पे यहाँ बात कर रहा हूँ टेस्टिंग के अंदर। जैसे हो गए टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हो गए, बहुत सारे जाते हैं, जेस्ट आते हैं, आपको नोड जेएस के लिए, पाइथन के लिए पाइटेस्ट आती है। इन सब की हेल्प से अपने एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आपके बग है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सारे यहाँ पे। और हमेशा आप जब भी प्रोजेक्ट बनाओ तो वर्जन कंट्रोल को तो हमेशा यूज करो, ये तो कंपलसरी जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो, ठीक ना। तो चीज़ से आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब बात करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। हाँ, जब भी आप अपने पढ़ना स्टार्ट करो तो ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा कल नहीं पढ़ूंगा, 2 दिन बाद नहीं। आप थोड़ा थोड़े में पढ़ो, मतलब एक दिन ही पढ़ो, आज 1 घंटा पढ़ो, आज आधा घंटा पढ़ो, पर डेली आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको एक अच्छी फ्लो बना रहेगा, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, भूल नहीं पाओगे, ठीक ना। उसमें वही से मैंने मेंशन कर रखा है कि आप इंडस्ट्री फॉलो करो, ट्रेंड्स को, या न्यूज़ लेटर्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, वहाँ से आप कर सकते हो। लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ब्लॉग चैनल, ब्लॉग्स जो होते हैं कंपनी को होते हैं, वहाँ पोस्ट करते रहते हैं बहुत सारे, वहाँ से पढ़ते रहो सब चीज़ों के बारे में। कम्युनिटी ज्वाइन करो, स्टैक ओवरफ्लो हो गए, एडिट हो गए, डेव 2 हो गए, ठीक। इससे आगे बात करते हैं हम लोग नेटवर्किंग एंड कैरियर डेवलपमेंट का, ठीक। अगर आप अच्छे बैकएंड डेवलपर हो तो आपके पास एक अच्छी नेटवर्किंग कैरियर डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब आप हमारे लिंक्डइन पर अच्छे खासे फॉलोवर्स आपके पास होना चाहिए, आपके पास गिटहब पे अच्छे प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, अच्छा प्रोफेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जैसे आपके पास एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होना चाहिए, जब मैं बात कर लिंक्डइन के ऊपर, ठीक। फिर आपके पास एक अच्छा सा पोर्टफोलियो भी कट होना चाहिए। अगर आप मान लो अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके पास एक मिनिमम तो पोर्टफोलियो वेबसाइट होना चाहिए, जो किसी को दिखाना हो कि हाँ आपने क्या क्या अचीवमेंट कर रखे हैं, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, उसको डिस्प्ले के फॉर्म में पोर्टफोलियो वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अपने जॉब के लिए वो इंटरव्यू के लिए भी क्रैक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं लिट कोड पे, हैकर रैंक पे, या फिर इंडिया बिट्स पे, बहुत सारे हर जगह आपको बैकएंड डेवलपर से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी इंटरव्यू के होंगे, ठीक ना। वहाँ से आपको चूज आउट कर सकते हो। अब क्या करना चाहिए कि लास्ट में आपको क्या मैं बताऊँ जो अगर जैसे कि जो मैं आज क्या क्या बात की इस वीडियो के अंदर जो मिल रही है कि कैसे आप अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ने चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने चाहिए, कैसे कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए, ठीक। अब क्या है कि अब आपको आपके पास है कि आपको एक अच्छे से प्रोग्राम लैंग्वेज चूज करो, स्टार्ट विद बेसिक प्रोजेक्ट्स, ठीक। फिर अगर कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लो तो आप अपने उनके पोस्ट पढ़ो, आप भी कुछ हो आप भी कुछ हेल्प करो, आप सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, अगर आप कम्युनिटी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो, ठीक। उसके बाद क्या है, अगर वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो भी आपको कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पे डाल दीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा हम उसमें जैसे बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर में इन डिटेल्स में। तो आज के लिए हम इतने रहने देंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।